अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स जो है पंजाब टेक्स्ट बुक का, इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है ना, इसको डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस। ये हमारे पास जो है ना अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ना फार्मूला दिया गया है। वो कहता है इफ एम्पलीट्यूड ए इज दिस। अगर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है ना ए, यानी कि ए की वैल्यू ये वाली हो, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है ना ए नॉट इज 10, वो ये हो, यानी कि आपको ना यहाँ पे उन्होंने ए की भी वैल्यू दे दी है और ए नॉट की भी वैल्यू बता दी है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास ये वाला। तो वो कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। हमने अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है ना वो फाइंड करनी है, यानी कि हमने एम फाइंड करना है। बच्चों, इसका नाम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इट्स सॉल्यूशन। बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका ना फार्मूला लिख लेते हैं कि m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय a नॉट, और इसका जो बेस है ना वो आपके पास 10 है। यहाँ पे छोटा सा आपने लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम a और a नॉट की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे m जो है ना ये इक्वल आ जाएगा लॉग, और इसकी बेस आप 10 लिख लें। यहाँ पे हम a की वैल्यू लिखेंगे ऊपर, और a की वैल्यू है हमारे पास 10,000। और बच्चों ये डिवाइड हो रहा है b यानी कि a नॉट की वैल्यू, और a नॉट हमारे पास है 10। यहाँ पे ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल, बाकी m हमारे पास जो है ना ये इक्वल आ जाएगा लॉग ऑफ 1000 और इसकी बेस 10। अच्छा, अब हम ना इसको ऐसे ना लिख दें कि ये m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 10 पावर 3, और नीचे यहाँ पे हम बेस इसकी 10 लिख देंगे। ओके बच्चों, अब ना यहाँ पे ये m जो है ना ये इक्वल आ जाएगा, ये जो पावर है ना ये स्टार्ट में लिखी जा सकती है, यानी कि ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो 3 स्टार्ट में, बाकी हमारे पास बच जाएगा लॉग ऑफ 10, और इसका बेस भी 10 है। यहाँ पे m जो है ना ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 3, और अगर बेस और जिसके नंबर का आपने लॉग लेना हो ना वो दोनों सेम हो जाएं तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। अब बच्चों ये m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 1 3, और यही हमारे पास आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is RSY। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो अब्दुल्ला है ना उसने 1 लाख रुपीस जो है ना वो किसी स्कीम के अंदर ना इन्वेस्ट किए हैं, और उसको वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है ना या उसकी जो सूद आ रही है वो उसको आ रही है हर साल के ऊपर 5%। ठीक है, 5% वो वहां से प्रॉफिट कमा रहा है। अब वो कहता है कि उसमें अगर वो ना टी ईयर्स के लिए, टी से मुराद है ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि अगर 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से उसने इसको टी कह दिया। यहाँ पे कुछ भी ईयर्स हो सकते हैं, हमें उसने नहीं बताया। और यहाँ पे ये जो वाई है ना ये वो अमाउंट बता रहा है कि अगर 1 साल रखेगा तो इतनी अमाउंट, 2 साल रखेगा तो इतनी अमाउंट, 3 साल रखेगा तो इतनी अमाउंट। तो वाई जो है ना ये वहां पे बेसिकली वो RS बता रहा है, यानी कि पैसे हैं उसके, कि अगर वो 1 साल रखता है तो उसकी इतनी अमाउंट हो जाएगी, यानी कि अगर T1 है तो वाई इतना होगा, इतने पैसे होंगे, इस तरीके से। बहरहाल यहाँ पे आगे मजीद आप इसको समझेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, यानी कि वो उसको जो प्रॉफिट हो रही है ना वो वाली इस इक्वेशन के तहत उसको आप मॉडल बना सकते हैं। यानी कि अगर उसमें टी ईयर्स हैं, यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है, अगर उसमें टी ईयर्स हैं तो उसको जो प्रॉफिट होगा यानी कि उसके पास जो टोटल अमाउंट उस वक्त बनेगी टी ईयर्स के अंदर वो वाई होगी। अच्छा, ये वाली इक्वेशन है, यानी कि इसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसकी जो प्रॉफिट है ना वो बेसिकली इस फार्मूले के मुताबिक चल रही होगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। वहां पे कहते हैं जी फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स,
हमने ये फाइंड करना है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कि कितने सालों बाद, यानी कि हमने ईयर्स फाइंड करने हैं और ईयर्स को हमने यहाँ पे टी बोला हुआ है, यानी कि हमने ना टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि आप हमें ये बताएं कि वो कितने सालों बाद उसकी जो वाई है ना, वाई ये डबल हो चुका होगा। यानी कि अभी उसका वाई जो इनिशियल है ना वो हमारे पास 1 लाख है ना, तो हमने ये बताना है कि कब वो कितने सालों बाद उसका जो वाई है ना वो 2 लाख हो जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू 2 लाख पे हमने ना t की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ये एंड से समझ लें। हमने t फाइंड करना है और कब फाइंड करना है? जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। और ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हमें पता है कि इस इक्वेशन के तहत वो वाला जो सारा उसका प्रॉफिट है ना वो चल रहा है। अब डबल प्रॉफिट होने का ये मतलब है कि y की वैल्यू ना 2 लाख हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 लाख उसकी अभी इन्वेस्टमेंट है। हम चाहते हैं कि जब उसकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख पर पहुंच जाए ना तो कितने साल लगेंगे। ठीक है, अच्छा बहरहाल हमने यहाँ पे y की वैल्यू ये देख ली कि यहाँ पे हमारे पास ये 2 लाख होगी। ठीक है, अब बच्चों इसका ना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। बच्चों यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इट्स सोल्यूशन। ओके बच्चों, हमारे पास जो गिवन फार्मूला है ना वो ये है, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 एंड इट्स पावर t। ये हमारे पास फार्मूला है और इस फार्मूले में जो t है ना ये ईयर्स को शो करता है और y जो है ना ये इन्वेस्टमेंट को शो करता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना यानी कि y है ना वो डबल हो जाए। अभी वो 1 लाख है तो डबल होने का ये मतलब है कि वो 2 लाख हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख देते हैं उसकी वैल्यू y की। ठीक है, ये हमारे पास 2 लाख इसकी वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे ये बाकी चीजें वैसे की वैसे। अच्छा, हमने तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हम ना किसी तरीके से t को एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज उठा के दूसरी साइड पे भेजेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो ये 1 लाख जो है ना ये इधर भेज दें लेफ्ट साइड पे, तो उधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वल आ जाएगा 1.05 एंड इट्स पावर t। अब बच्चों ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, बाकी यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर t। अब यहाँ पे चीज समझने वाली है बच्चों, हमने यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालनी है ना तो बाकी सारी चीजें एक साइड पे जानी चाहिए और जो t है ना वो किसी तरीके से एक साइड पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे t जो है ना ये पावर में है और किस चीज की पावर है? 1.05 की। अगर बेस सेम हो जाए ना तो फिर मसला नहीं होता, यानी कि अगर बेस सेम हो, ऐसे लिखा हो कि 2 की पावर इधर हो 10 और इक्वल आ जाए 2 की पावर t के, तो यहाँ से जो है ना हमें पता चल जाएगा कि t जो है ना ये इक्वल है 10 के, क्योंकि पावर इक्वल हो जाएगी। बेस अगर सेम हो ना तो पावर फिर आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें ना तो बेस तो हम इसकी सेम कर भी नहीं सकते, एक साइड पे 2 है और एक साइड पे 1.05 है। तो इस तरह की कंडीशन में हम ना लॉग का यूज करते होते हैं, तो इसको ना हम लॉग के मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो ब्राउन वाला मैं लिख रहा हूँ ना ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ग्रीन से। बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे log of 2 विच इज इक्वल टू log of 1.05 एंड इट्स पावर t। अब आपको पावर रूल का पता है कि पावर जो होती है ना ये log से पहले आप लिख सकते हो, तो t आ जाएगा log से पहले। यहाँ पे हम लिखेंगे log of 2 सेम टू सेम विच इज इक्वल टू t एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा log of 1.05। बच्चों ऐसे करें, यहाँ पे ना log of 2 की कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड कर लें। इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.3010 विच इज इक्वल टू t और log ऑफ दिस इसकी भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.021 और इसको हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब बच्चों ये वाला जो फैक्टर है ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 0.3010
और डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू टी। यहाँ पर जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी और ये टी इज इक्वल टू आ जाएगा 14.2। और ये टी बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़, ईयर्स है। ठीक है, एक्चुअली ये हमारे पास टी जो है ना ईयर्स को शो कर रहा था। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना बुक के ऊपर ना इसका जो आंसर है ना वो है पूरा 14 ईयर्स उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका ये होता है कि अगर आप ना, आपको पता है कि अगर ना 5 हो ना 5, यहाँ पे अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहो तो इसको आप 14 लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 2 है ना ये 5 से छोटा नंबर है। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता तो फिर हम इधर एक बढ़ाते होते हैं, वरना उसको वही रहने देते हैं। तो इसको 14.2 लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर 14 लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा बच्चों, अब ना हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, इस तरह के स्टेटमेंट्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें सबसे मुश्किल चीज़ सिर्फ इतनी होती है कि आपने स्टेटमेंट को समझना होता है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा समझ ले भला कैसे। कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, कि हुरिया जो है ना वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। वेयर द टेम्परेचर टी, टेम्परेचर को अब वो टी से शो कर रहा है, डिक्रीजेस बाय 3%, कि जो वहाँ का टेम्परेचर है ना वो 3% कम होता जा रहा है। कैसे कैसे कम होता जा रहा है जी। फॉर एवरी 100 मीटर गेन्ड इन एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे वो 100 मीटर ऊपर जा रही है ना, तो जितना वो 100 मीटर ऊपर एल्टीट्यूड जो है ना वो कवर कर रही है ना, वैसे वैसे उसका जो है ना टेम्परेचर वो 3% कम होता जा रहा है। यानी कि अगर वो एक 100 मीटर का यहाँ तक सफ़र करती है ना तो 3% टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर वो अगर यहाँ तक 200 मीटर का सफ़र कर लेती है ऊपर की तरफ, तो फिर उसका 3% पहले कम हुआ और 3% और कम हो जाता है। तो इस तरीके से उसका जो टेम्परेचर है ना वो कम होता जा रहा है। ओके, अब वो कहते हैं द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इनिशियल टेम्परेचर को उसने टी आई से शो किया है। एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस, कि उसका जो टेम्परेचर है ना इनिशियल वो टी आई है और जो कि 20 सेंटीग्रेड था। यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करते हुए कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, क्या आप हमें फाइंड करके दें कि जब वो 500 मीटर ऊपर जाएगी तो उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर कितना हो चुका होगा। इस इक्वेशन की मदद से हमें ये फाइंड करके दें। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ इसका जो गिवन डाटा है ना वो लिखवा देता हूँ, इससे ना क्वेश्चन की ना अच्छे से समझ आती है। पेपर में भी आप अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। बच्चों यहाँ पे देखें ना तो सबसे पहले उसका जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है ना, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि टी आई, जब वो स्टार्ट से चलना उसने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला को हमने यूज करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी कि हमने टेम्परेचर टी जो है ना ये फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है जी, जब एल्टीट्यूड यानी कि उसकी जो हाइट है ना वो चली जाए 500 मीटर के ऊपर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये जो ऊपर उन्होंने दो लाइनें यहाँ तक लिखी है ना, ये वाली लाइनें, ये वाली यहाँ से ऊपर, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन की जो है ना नोयत को समझाने के लिए लिखा है कि उसका टेम्परेचर इस तरीके से डिक्रीज होता जा रहा है। बहरहाल डिक्रीज हो इंक्रीज हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसने हमें ये फार्मूला बता दिया है ना तो इसका रोला ही खत्म हो गया। यार ऐसे करते हैं हम ना, यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन लिखते हैं। और सबसे पहले तो आप इसका ना ये फार्मूला लिख लें कि यहाँ से अगर आप लोगों ने टी फाइंड करना है ना तो इसका जो फार्मूला है ना वो है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर है h बाय 100। ओके, अब ऐसे इसमें वैल्यूज ना पुट कर दें भला कैसे। टी तो हमने फाइंड करना है, लेकिन टी आई की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 20 सेल्सियस है। इसको हम बस 20 लिखेंगे कैलकुलेशन के अंदर, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.97। हाइट एल्टीट्यूड ये हमारे पास 500 मीटर था, डिवाइडेड बाय ये 100 आ जाएगा।
ओके, इसको यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है भला बच्चों, कैसे? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी 5/1 तो 5 आ जाएगा यानी कि। ओके, इसको बच्चों आप लिखें t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों इसकी पावर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8587 है, तो इसको बस मैं अप्रोक्सीमेटली 9 लिख देता हूँ। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 20 के साथ इन दोनों को, तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर आएगा 17.17। आगे 5 है, लिखना चाहो तो लिख लो। बहरहाल ये हमारे पास T बेसिकली टेम्परेचर आ चुका है, तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में काउंट करेंगे और ये हमारे पास आंसर है। अगर बुक से इसका आंसर देखें तो ये हमारे पास 17.17 डिग्री सेल्सियस, और यही हमने कैलकुलेट किया है। बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 जो है ना ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।